नमस्कार, दिस इज अमित। हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। पिंक टॉक के सेशन में मैं अनुपमा, एसोसिएट डायरेक्टर पिंक टॉक, आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? आज बड़े दिनों बाद मुलाकात हो रही है और मुलाकात होती भी है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे साथ हमारे प्यारे दर्शक मौजूद होते हैं और साथ में मौजूद होती हैं हमारी प्यारी ब्रह्म कुमारी शेख दीदी। और आज हमारे साथ मौजूद है बीके रितिका दीदी। रितिका दीदी, ओम शांति। कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हैं, आप बताइए। बहुत अच्छी है दीदी, और बहुत अच्छा लग रहा है बड़े दिनों बाद आपसे ऐसे गुफ्तगू हो रही है, मुलाकात हो रही है, बहुत ही अच्छा लगता है। जी और जैसे हमारे साथ दर्शक हमारे जुड़ रहे हैं, सबसे पहले तो ये बता दें कि आज जो हम पिंक टॉक पे जिस विषय पर चर्चा करेंगे, बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और करंट टॉपिक भी चल रहा है। और वो टॉपिक है माइंड ओवर मार्क्स। मैंने इसलिए करंट बोला क्योंकि अभी एग्जाम का सीजन चल रहा है, चाहे वो बच्चा नर्सरी में पढ़ता हो या वो 12th का एग्जाम दे रहा हो। पेरेंट्स पे प्रेशर उतना ही है कि कैसे उसका बच्चा अच्छे से परफॉर्म करे, कैसे वो मैक्सिमम मार्क्स ला पाए। तो जब हमारे विषय में हमारे बीच चर्चा हो रही थी आज क्या किस विषय पे इस बार हम डिस्कस कर सकते हैं, तो ये वाला टॉपिक बहुत ही एप्ट लगा कि जो माइंड ओवर मार्क्स है ये क्या एग्जैक्टली कितना बच्चों पे पड़ता है, पेरेंट्स से पड़ता है, और एंटायर घर को वो सिचुएशन देखनी पड़ती है। इस विषय में क्यों ना चर्चा की जाए। तो आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं बीके रितिका दीदी के साथ। दीदी, कैसे इसको समझेंगे? क्या माइंड ओवर मार्क्स को हम कैसे डिकोड कर सकते हैं, पहले तो ये बताइए। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया पहले तो आपने इनवाइट किया, और बहुत ही सुंदर टॉपिक भी जो आपने सिलेक्ट किया, माइंड ओवर मार्क्स। तो अभी एग्जाम्स भी बच्चों के जैसे अभी आ ही गए हैं, कुछ के स्टार्ट भी हो गए हैं। तो हम देखते हैं कि बच्चों में बहुत प्रेशर है, और सिर्फ बच्चों में नहीं है, बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स में भी बहुत प्रेशर हो जाता है। तो इसको हम कैसे देखें, क्योंकि मार्क्स, अगर हम ये कहें कि मार्क्स मैटर नहीं करते, तो वो भी कहना आज के टाइम में गलत होगा, मैं ऐसा समझती हूँ। क्योंकि अगर हम प्रैक्टिकल होके चले तो मार्क्स भी कहीं ना कहीं काउंट होते हैं, भले ही नीट के एग्जाम्स हो या कोई भी हो, तो मार्क्स के बेसिस पे ही होता है। लेकिन पेरेंट्स को भी ये समझना चाहिए, क्योंकि पहले जो नींव है ना बच्चों का भविष्य बनाने की, वो पेरेंट्स हैं, वो पेरेंट्स से सीखते हैं। तो पेरेंट्स ही अगर बहुत ज्यादा प्रेशराइज बच्चों को कर देंगे, और खुद भी होंगे, देखो हमें ये भी समझना है कि हमारा जो पेरेंट्स का प्रेशर है वो कहीं ना कहीं बच्चे वो एनर्जी भी कैच करते हैं, क्योंकि वाइब्रेशंस पे वर्क होता है, हम वाइब्रेशंस को समझते हैं। तो अगर हमारे अंदर ही वो एंजाइटी है या हमारे अंदर ही वो प्रेशर है, तो बच्चा कहीं ना कहीं उसको कंज्यूम करता है प्रेशर को। तो पहले तो हम बहुत ही काम स्टेट में रहें। दूसरा, हम ये समझें कि हमें ना बच्चों के मार्क्स को इम्पोर्टेंस ना देते हुए हमें उसके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना चाहिए। ये बहुत जरूरी एक पहला स्टेप है, कि हम ये देखें कि हम ये ना देखें कि बच्चे ने क्या पाया है, पर हम ये देखें कि उसने उसको जो पाने के लिए जो सीखा है, मतलब इन द प्रोसेस, वो बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कई बार हम क्या देखते हैं कि मार्क्स भी बच्चों के आ गए, सपोज आपने सोचा कि बच्चों के इतने मार्क्स आए, बच्चों ने अचीव कर भी लिए, भले वो प्रेशर में करे हों या कैसे भी, वो कॉम्पिटिटिव स्टेट हो, क्योंकि आजकल कंपटीशन है। लेकिन मार्क्स अचीव करके उसने क्या पाया, इन द प्रोसेस उसने क्या सीखा, क्या वो लगन, वो अनुशासन, जैसे डिसिप्लिन है, या वो मेहनत जो उसने सीखी, मैनेजमेंट उसने सीखा, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि लाइफ में क्या होगा कि मार्क्स आपके सिर्फ एक वो आउटकम है, आपका फर्स्ट इंप्रेशन है। लेकिन अगर आपका माइंड ही पीसफुल नहीं है, तो आपका जो लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन है ना, वो आपका पीसफुल माइंड इम्पैक्ट डालता है। अब आपने बच्चे को मार्क्स तो अचीव करा दिए, बच्चा बाहर चला भी गया स्टडी के लिए, लेकिन वहां पे उसे कैसे एडजस्ट करना है, कैसे दूसरों के साथ उसे वो तालमेल बैठाना है, तो वो चीज अगर उसने नहीं सीखी,
तो फिर तो मुझे लगता है कि वो जो आपके मार्क्स हैं वो भी इतना वो मतलब उस समय पे वो धूमिल पड़ जाते हैं। तो मार्क्स के साथ-साथ इसलिए हम कहते हैं कि जो अचीवमेंट है उसके साथ-साथ हमें उसका जो परफॉर्मेंस जो उसने एफर्ट किया है उसके दौरान पीरियड के दौरान वो हमें ज़रूर एप्रिशिएट करना चाहिए। जी। हाँ दीदी, आई थिंक नेटवर्क का कुछ इशू हुआ था। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आ रही है। जी। हाँ। यही है, टेक्नोलॉजी का जमाना है और सबसे ज्यादा धोखा भी टेक्नोलॉजी देती है। तो ये भी देखिए हमारे लिए बहुत बढ़िया एक एग्जाम्पल है कि क्या हम इस टाइम पीरियड पे भी कि क्या हम अपनी कामनेस को बनाया हुआ है हमने कि नेटवर्क का हाँ। भी डिस्टरबेंस हो सकता है, तो इसलिए कहते हैं कि मार्क्स जरूरी नहीं है, बट उस प्रोसेस में क्या वो पेशेंस आपके अंदर आया, क्या वो आपने जो डिसिप्लिन था हम्म। आपके अंदर है, वो लगन आपके अंदर है। अब हम बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं, बट हम्म। कामनेस में रहना, क्योंकि करेक्ट। अगर देखो हमें आजकल बहुत चीजें पता है, हम्म। ऐसा नहीं है कि बच्चों को नहीं पता कि मुझे क्या करना है या इतना मुझे पढ़ना है, लेकिन उसके पास तो पावर नहीं है इम्प्लीमेंट करने की। तो इसलिए विदाउट पीसफुल और पावरफुल माइंड हम्म। आप उस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, ये सबसे बड़ी बात है। हम्म। जी। करेक्ट। बिल्कुल सही बात आपने दीदी बोली। यहाँ पे मैं एक पॉइंट यहाँ रखना चाहूंगी कि पहले जब संस्कृत में एक श्लोक हुआ करता है कि काक चेष्टा वको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। तो इसका मतलब यही होता है कि कौवे की जैसा प्रयास, बगुले की जैसा फोकस, कुत्ते की जैसे नींद, कम भोजन करने वाला, ग्रह को त्याग करने वाला ही विद्यार्थी कहलाता है। लेकिन ये शायद आज के ज़माने में अप्रोप्रिएट नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास ना वो सिचुएशन है, ना उस तरह की ज्ञान प्राप्ति का साधन है, और न ही हम इस तरह से चीज़ें फ़ॉलो कर सकते हैं। तो आज का जो विद्यार्थी है, जिसको मैं जेन अल्फ़ा, जेन ज़ी भी अब आगे बढ़ चुके हैं अपनी लाइफ़ में, अब जेन अल्फ़ा हैं, वो लाइफ़ में पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। उनके विषय में अगर हम बात किया करें, तो उनके लिए कौन से ऐसे गुण हैं जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं एज़ अ स्टूडेंट? तो बिल्कुल हमें उनको ये सिखाना है आज के बच्चों को। अगर हम अपना टाइम कंपेयर करते हैं तो ऐसा नहीं है कि साधन हमारे पास नहीं थे, पर उसके साथ हमारे पास शक्ति थी, वो पावरफुल शक्ति की माइंड हमारा शक्तिशाली था। तो हम हर चीज को ओवरकम करना जानते हैं सिचुएशन को। तो आज के बच्चे क्या है, इम्पेशेंट है, क्योंकि उनके पास साधन तो सब आ गए हैं, बट अगर वो जो मैंने पाया है, हो सकता है कि वो कभी मैं उसको पाए को खो भी सकता हूँ, लेकिन अगर आपने जो भी इस प्रोसेस में जो भी आपने सीखा है, अगर हम इसको बात करते हैं कि सीखा है, तो जो अगर हमने कभी आने वाले टाइम में खो भी दिया, तो जो मैंने सीखा है उस सीखे हुए से मैं खोए हुए को भी पा सकता हूँ। ये चीज हमें बहुत जरूरी ध्यान रखनी है। तो सीखना कि आपने इस प्रोसेस में क्या सीखा, क्योंकि हम पेरेंट्स क्या करते हैं, हम बहुत कोशिश करते हैं, क्योंकि हमने अपने टाइम में बहुत एफर्ट से बहुत चीजें ली हैं कि अगर हमें कोई एक छोटी चीज भी चाहिए होती थी तो ठीक है वो आपको दिवाली पे मिलेगी, या अगर हमें कोई हमारी मनपसंद चीज है तो आप इतने परसेंटेज मार्क्स लाओ वो आपको तब मिलेगा। तो हमें उस चीज को पाने का जो राइट। वेट करते थे और जो उसकी वैल्यू पता होती थी, वो चीज पाने के बाद कई बार क्या होता है हमें हुँ, वैल्यू नहीं पता होती, बट हमें उसकी वैल्यू पता थी कि हमने हुँ, कितने एफर्ट से वो चीज पाई है। तो वो एफर्ट्स बच्चों का हमेशा हुँ, हमें प्रेज करना चाहिए। तो मैं समझती हूँ कि सिर्फ बच्चों को साधन देना जरूरी नहीं है, पर वो वैल्यू सिखाना कि हुँ, लाइफ हुँ, में कल को कुछ भी सिचुएशन अगर आती है नेगेटिव, तो आप कैसे, अगर वो चीज आपके पास आज हुँ, नहीं भी है तो आप उसको दोबारा से पा हुँ, सकते हो, बिकॉज यू आर कैपेबल, आप कैपेबल हो, आपके अंदर क्षमता है। ये सिखाना जरूरी है। हुँ। जी। मतलब इफ आई डिकोड जो आपने अब बताया कि इसको मैं अगर डिकोड करने की कोशिश करूँ, तो हमें वैल्यू टीचिंग के ऊपर ज़्यादा ही कॉन्संट्रेट करना चाहिए रादर देन मार्क्स टीचिंग के ऊपर। और दीदी कहीं न कहीं इसका ही कारण ये जो आप वैल्यूज़ या जो हम संस्कार होते हैं या जो मॉरल्स होते हैं, वो इतने इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब वही बच्चा बड़ा होता है, तो कई बार ऐसा है कि प्रेशर वो
पढ़ाई का प्रेशर नहीं झेल पाता, और कई बार सुसाइडल अटेम्प्ट्स भी होते हैं, और बहुत सारे बच्चों का हम एग्जाम्पल भी देखते हैं कि दे आर कमिटिंग सुसाइड जस्ट दे डिडंट एबल टू कोप अप द स्टडी प्रेशर। वो प्रेशर ही नहीं उन्होंने झेल पाए वो, और उन्होंने अपनी लाइफ खत्म कर दी। मतलब यहाँ ऐसा तो नहीं कि पेरेंट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल, बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका होती है कि मार्क्स से ऊपर भी दुनिया है, मार्क्स के अलावा भी चीजें हैं। तो ये चीज बच्चों को इम्बाइब करना, जब बच्चा 99% ला रहा है, लाइक एक मैं एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर शर्मा जी का बेटा 98% ला रहा है, तो घर पे यही बात होती है कि अरे शर्मा जी का बेटा तो 98% लाया है, तो थोड़ी मेहनत करेगा तो 99 तो ला ही देगा। लेकिन वो जो थोड़ी मेहनत है उसके पीछे क्या वो बच्चा रियली केपेबल है उसको करने में, ये बात कैसे समझ में आएगी? बहुत सुंदर एक बात बोलते हैं कि रीस नहीं करनी है पर रेस करनी है। अब रीस मतलब कि मुझे किसी से कोई भी कंपटीशन या कंपैरिजन नहीं करना, लेकिन रेस करनी है, और रेस का मतलब मुझे खुद से रेस करनी है, मुझे खुद का ही एक बेटर वर्जन बनना है। ये बच्चों को इम्बाइब कराना छोटे होते ही बहुत जरूरी है। मुझे याद है मेरा लौकिक बेटा भी जब 5th और 6th में था, मुझे वो आज इंस्टेंस ही याद आ रहा था कि उसका एक कंपटीशन था वो विदाउट फायर कुकिंग का। ओके। तो उसको उस समय बहुत शौक था, तो मैंने उसको केक बनाना सिखाया था विदाउट फायर, उसे केक कैसे बनाना है। और बहुत मतलब कि मेहनत वाला था, मैं ये कहती हूँ कि ठीक है, बट उसको लगन थी। और मैंने उसको जिस दिन कंपटीशन था, मैंने उसको यही बात बोली कि आप भले फर्स्ट आओ या ना आओ, आप एक बार ध्यान रखना कि आपका परफॉर्मेंस बेस्ट हो, आपकी नजरों में आप खुद से सेटिस्फाई होने चाहिए, फिर ये मैटर नहीं करता। और जब मैंने उसको ये बात बोली ना, तो उसको जब वो गया, और बिल्कुल देखो उस दिन फैक्ट हुआ भी ऐसा कि वो फर्स्ट नहीं आया, वो अच्छा। फर्स्ट नहीं आया, लेकिन वो अपने आप में खुश था कि उसने बहुत अच्छे से लगन से किया। और उसने मुझे आके यही बात बोली कि मम्मी मैं फर्स्ट तो नहीं आया, मैं सेकंड आया हूँ, लेकिन मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बहुत प्रेज किया, अप्रिशिएट किया कि जो फर्स्ट आया ना उससे अच्छा तेरा था, तो तुझे मिलना चाहिए था। तो उसको यहाँ एक बात का सेटिस्फेक्शन था। बट एक इसका दूसरा एस्पेक्ट मैं ये भी कहना चाहूंगी, हो सकता है लाइफ में सिचुएशंस कई बार ऐसी आए कि आपको आसपास वाले भी प्रेज ना करें, हो करेक्ट। सकता है वो आपके अच्छे काम को भी कह सकते हैं कि अरे तुमने ये क्या किया, लेकिन राइट। उस समय मैं खुद से कैसी बात करता हूँ, तो वो आपको सिखाता है स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, कि आप अपने माइंड से क्या बात करते हो, ये बहुत जरूरी है। और इस पे मैं आपको एक स्टोरी भी सुनाती हूँ, जो अभी आपने बात की कि पेरेंट्स को वैल्यू सिखाना बहुत जरूरी है। तो एक स्टोरी है कि एक माँ अपने बच्चे को ना हमेशा उसे समझाती रहती थी बात बात पे कि बेटा अगर आप रूम में नहीं हो तो फैन बंद कर दो, आप टीवी नहीं देख रहे तो बिना वजह आप टीवी चला हुआ, टीवी को बंद कर दो, पानी आप वेस्ट मत करो। तो बच्चे को ना उस समय बहुत बोझ लगता था, बच्चा कहता था पता नहीं क्या मम्मी रोज एक ही बात को बोलती रहती है, टिक टिक करती रहती है, और मैं जब बड़ा हो जाऊंगा ना तो मैं तो यहाँ घर छोड़ के चला जाऊंगा, और कम से कम मैं अपनी मर्जी की जिंदगी जीऊंगा, मुझे रोज रोज की टिक टिक नहीं चाहिए। और जब बच्चा बड़ा हुआ, उसको जॉब के लिए ऑफर आया, वो इंटरव्यू के लिए उसको जब कॉल आया तो वो बहुत खुश था कि अच्छा अगर मेरा सिलेक्शन हो गया ना तो मैं अब इस घर में वापस नहीं आऊंगा और अपनी मर्जी की जिंदगी जीऊंगा। राइट। हुआ क्या कि जब वो गया इंटरव्यू के लिए तो वहां पे उसने देखा कि गेट जो है, मेन गेट वो खुला हुआ था, और तो उसने क्या किया, मेन गेट को दरवाजा उसने बंद किया। और उसने देखा कि दिन का टाइम था, क्योंकि इंटरव्यू का, तो कुछ जगह कॉरिडोर्स की लाइट जल रही थी, वो बिना वजह ही वहां पे कोई नहीं था, उसने लाइट्स को ऑफ कर दिया। फिर उसने देखा कि कहीं पे पानी बिल्कुल पाइप से वेस्ट जा रहा था, और साथ में ही गार्डन था, तो उसने उस पानी से, पाइप से गार्डन में पानी दे दिया। जब वो बैठा जाके जहाँ पे सारे बैठे थे इंटरव्यू के लिए, और उसका जब नंबर आया तो उन्होंने जाते ही कहा कि आप अब कब से ज्वाइन करेंगे। तो उसने कहा कि आपने तो मेरे से कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा। तो उन्होंने ये कहा, जो बैठे थे इंटरव्यू के लिए, उन्होंने कहा कि हम क्वेश्चंस के बेसिस पे सिलेक्ट नहीं करते, हम व्यवहार के बेसिस पे सिलेक्ट करते हैं। क्योंकि हमें समझना है कि जो भी बच्चे के अंदर अगर वैल्यूज होंगी ना पढ़ाई के साथ साथ, तो वो इस पूरे जो सृष्टि है या इसका देश का कहें तो वो पोषण करेगा, शोषण नहीं करेगा। क्योंकि कई बार मार्क्स आने से ना आपके अंदर ईगो आ जाती है, फिर आप सामने वाले को छोटा समझने लगते हो, आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है।
तो ये हमें बहुत जरूरी है। और उसको उस दिन ये पार्ट समझ में आया कि मेरी माँ जो मुझे समझाया करती थी वो आज मेरे कितने काम आया। उस समय जो उसको बोझ लग रहा था आज वही उसकी लाइफ बना गया। तो इसलिए ये चीज हमें समझनी है कि मार्क्स तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बट मार्क्स के साथ वैल्यूज आना वो बहुत जरूरी है। जी बोली, और इससे मुझे एक बात ऐसी पता चलती है कि जरूरी नहीं है जो बच्चा क्लास का टॉपर है वही बच्चा आगे जीवन में सक्सेसफुल होगा, या वही जाके अपने जीवन में ऐसे कुछ काम कर पाएगा या अपने माँ बाप का नाम रोशन कर पाएगा। ऐसा बिल्कुल मुझे लगता है जरूरी नहीं होता। एक जो बच्चा जो नॉर्मल है, एक एवरेज स्टूडेंट भी कई बार लाइफ में सक्सेस अचीव कर लेता है। तो मार्क्स कहीं पैमाना नहीं होते हैं किसी भी बच्चे के सक्सेस का। हम ये समझ सकते हैं कि मार्क्स पार्ट है लेकिन वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है। हम इसको प्रायोरिटी ना बनाएं, हम इस चीज का ध्यान रखें। और अगर जैसे आपने जो बात कही, मैं कहती हूँ कि अगर हम मार्क्स को डिकोड करते हैं तो मार्क्स क्या है? एम फॉर मेथड, ए फॉर अटेंशन, आर फॉर रिविजन, के फॉर नॉलेज एंड एस फॉर सब्जेक्ट्स, विच मीन्स की मेथड ऑफ अटेंशन, आर फॉर रिवीजन, नॉलेज इन सब्जेक्ट्स। तो ये एक मार्क्स क्या है? जरिया है, एक मेथड है कि आप कितना अटेंशन से दे रहे हो पढ़ाई को, कितना टेंशन से पढ़ रहे हो, फिर आप कितना रिवीजन कर रहे हो, फिर कितनी नॉलेज है आपको सब्जेक्ट्स में। आप जब ये दे रहे हो तो उसी के आधार पे मार्क्स हैं। लेकिन अगर आपका पीसफुल और पावरफुल माइंड नहीं है तो क्या होगा कि वो अटेंशन आपका डिस्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा बहुत जल्दी। फिर जो रिवीजन आपने किया आप उसको भूल भी सकते हो, और नॉलेज तो आपको होगी लेकिन आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। तो इसलिए माइंड का होना, एक कामनेस होना। अब माइंड को भी हम अगर डिकोड करते हैं तो व्हाट इज माइंड? दैट इज एम फॉर मिरर, आई फॉर इंफॉर्मेशन, एन फॉर नर्चरिंग योर थॉट्स, एंड डी फॉर डेस्टिनी। तो अगर मैं इसको एक कंबाइन करती हूँ, कंपाइल करती हूँ, विच मीन्स की माइंड इज अ मिरर ऑफ इंफॉर्मेशन, नर्चरिंग योर थॉट्स दैट विल शेप योर डेस्टिनी। आपकी डेस्टिनी को शेप कर देगा। क्योंकि जिस तरह के माइंड से आप संकल्प जो ले रहे हो, आपका मिरर ही तो है ना कि आप किस तरह का सोच रहे हो, वो ही तो माइंड है। तो आप जब आप उन्हीं थॉट्स को नर्चर कर रहे हो, मतलब कि उनकी पालना कर रहे हो, कंटिन्यूशन में आपके वही थॉट्स चल रहे हैं। अगर पॉजिटिव थॉट्स चल रहे हैं तो क्या होगा? आपकी डेस्टिनी वैसी बनेगी। अगर आपके थॉट्स आप नेगेटिव ले रहे हो, उन्हीं के कंटिन्यूएशन है, तो फिर आपकी डेस्टिनी वैसे ही बनेगी। तो हमें समझना है कि मार्क्स डज मैटर, लेकिन अगर आपका पावरफुल माइंड है। दूसरा, अगर हम ये देखते हैं कि एग्जाम्स की जो आपने बात कही कि एग्जाम्स आ रहे हैं, तो एग्जाम्स का फियर, वर्ड सुनते ही कि एग्जाम का बहुत फियर होता है। तो बेसिकली हमें समझना है कि डर बच्चों को एग्जाम का नहीं होता, लेकिन एग्जाम से जो उसका जो रिजल्ट आएगा, वो पास होगा या फेल होगा, वो डर उसको ज्यादा होता है। एग्जाम देने से ज्यादा डर उसको उसके रिजल्ट का होता है कि अब मुझे जो भी मेरा रिजल्ट आएगा तो उसके बेसिस से मुझे जज किया जाएगा घर में भी। तो हमें इसलिए पेरेंट्स को बहुत सपोर्टिव बनना है कि हम कभी मार्क्स के बेसिस पे बच्चों को जज ना करें, लेकिन वही जो हमने कहा कि वो किस तरह से अपनी पढ़ाई का प्रोसेस कैसे कर रहा है। और अगर हम एग्जाम्स को भी डिकोड करते हैं, विच मीन्स ई फॉर इवेल्युएशन, X for Xerox, A for awareness, M for memory and S for sustainability। तो एग्जाम्स क्या है? इवेल्युएशन की, वो चेकिंग कर रहा है किसकी? जेरोक्स। जेरोक्स क्या है? जेरोक्स ऑफ अवेयरनेस। आपकी अवेयरनेस क्या रही? मेमोरी, आपने क्या याद रखा, क्या मेमोरी में आपका रहा थ्रू आउट द ईयर जो आपने पढ़ा। और सस्टेनेबिलिटी, आपकी स्थिरता क्या रही? क्या वो स्थिरता को आपने बनाए रखा पूरे टाइम के लिए? तो ये है एग्जाम्स। तो हमें समझना है कि ये कोई बहुत बड़ा हवा नहीं है, लेकिन मेरी ही चेकिंग कर रहा है। तो एग्जाम्स आर जस्ट टू एग्जामिन योर सेल्फ। वो कंपटीशन के लिए नहीं है, लेकिन आप खुद को एग्जामिन कर लो, वही एग्जाम्स है। तो बहुत कूल होके, बहुत कामनेस के साथ आपको एग्जाम्स अपने देने हैं। कोई ऐसा कोई डर वाली बात नहीं है। जी एकदम दीदी आपने सही बोला, यहाँ पे आई डू अग्री विद यू। यहाँ पे बट एक सवाल ये आता है, एक जो
हमारा जो इवैल्यूएशन सिस्टम है, जो एग्जामिनेशन सिस्टम है, या जो जिस हिसाब से कंपटीशन है, आई वुड प्रेफरेबली से कि जो कंपटीशन का जो स्तर है वो इतना ज्यादा आज के जमाने में बढ़ चुका है, और जिस हिसाब से अपॉर्चुनिटीज हैं वो भी हमारे पास लिमिटेड है। तो हर बच्चे को लगता है या हर पेरेंट्स को लगता है कि वो जब तक ज्यादा से ज्यादा मार्क्स नहीं सिक्योर करता है तब तक वो एक अच्छे पोजीशन पे, अच्छे कॉलेज पे उसका एडमिशन नहीं होगा, या फिर उसको एक अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। अल्टीमेटली है कि हम अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छी जॉब करें, दैट इज यूजुअली द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। हमारे यहाँ पे पढ़ाई हमारे लिए है अच्छी जॉब पाना, अच्छी नौकरी पाना। पढ़ाई हम क्यों करते हैं या उससे हमारे जो मानवीय गुण है, जो ह्यूमन क्वालिटीज हैं वो कितनी डेवलप होती है, वो हमारे यहाँ पे सेकेंडरी हो जाता है। प्राइमरी हमारा जो प्राइमा फेसी ये है कि वो अच्छे से बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो वो अच्छी जो कॉलेज में उसका दाखिला होगा, उसका एडमिशन हो जाएगा, और वो देन ही विल बी लैंडेड विद अ गुड पैकेज जॉब। ये एक सिस्टम ही बन चुका है, और हर पेरेंट्स, हर बच्चा जो भी है वो इसी फॉर्मेट में को ही फॉलो करता है। इफ आई टॉक अबाउट, मतलब जब एक मोटा मोटी ज्यादातर लोगों की बात करूं, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, तो ये जो थॉट प्रोसेस है, क्या ये सही है किसी हद तक, या ये फॉर्मेटिंग ही प्रॉपर नहीं है हमारे एजुकेशन सिस्टम में? आज के टाइम में अगर हम देखें प्रैक्टिकली तो कॉम्पिटिशन, और हर किसी का सपना होता ही है कि बेस्ट कॉलेज में मेरे बेटे को या मेरी बेटी को एडमिशन मिले। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। लेकिन वही जो मैंने कहा कि मार्क्स को प्रायोरिटी, अब जैसे आपने कहा कि मार्क्स तो बेसिस पे ही उसके मिलते हैं, बट हम मार्क्स प्रायोरिटी ना करके ना, हम अपने गोल को, हम अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कि मुझे ये क्यों करना है। अगर मुझे मार्क्स भी लाने हैं, मेरा टारगेट है, तो मुझे क्यों करना है, ये चीज मुझे अचीव क्यों करनी है, ये अगर मेरे माइंड में क्लियर होगा ना, तो मैं उसके लिए फर्दर स्टेप्स ले पाऊंगी। और मैं बहुत एक कहते हैं कि जैसे बेबी स्टेप्स लेना, अगर मैं बहुत पहले एक बहुत बड़ा सा कुछ सोच लेती हूँ ना, तो मैं बहुत जल्दी गिव अप भी कर देती हूँ। तो गोल को अचीव करने के लिए मुझे शॉर्ट टर्म गोल्स बनाने पड़ेंगे, ताकि मेरी जो इंटरेस्ट है या मेरी जो कंटिन्यूटी है वो बनी रहे। तो बेबी स्टेप्स लेना कि मुझे आज से शुरू करना है, आज मुझे क्या करना है, ये हमें सोचना बहुत जरूरी है। तो अगर आप आज एक दिन का एफर्ट करेंगे ना, अगर आपने ये निकाला कि आज मुझे आधा घंटा पढ़ना है, चलिए हम ऐसे स्टार्ट करते हैं, तो मैंने आज का ही बस अपना फोकस बनाया है, मेरा लक्ष्य आज का ही है, तो मुझे आज का करना है। फिर मैं नेक्स्ट डे थोड़े ज्यादा का ट्राई करूं, अगर मैंने 30 मिनट्स अचीव किया तो मैं नेक्स्ट डे के लिए मैं 10 दिन करूं। तो ये अगर मैं अपनी हैबिट बनाती हूँ, धीरे धीरे बेबी स्टेप्स लेती हूँ ना, तो फिर जो मेरा गोल होगा मैं उसे अचीव कर पाऊंगी। और अगर हम ये भी देखते हैं ना, तो 7 दिन कोई चीज को अगर हम लगातार करते हैं तो वो हमारी अवेयरनेस बनती है। उसी काम को लगातार हम अगर 21 दिन तक करते हैं तो वो हमारी आदत बन जाती है। और 3 महीने अगर हम उसी काम को कंटिन्यूशन में करेंगे तो वो आत्मा का संस्कार बन जाता है। और जब 9 महीने, जैसे कहा जाता है ना कि माँ को जब 3 महीने तक उसे नहीं बताना चाहिए किसी को भी कि वो मतलब एक्सपेक्टेड है, और 9 महीने बाद वो डिलीवरी एक नया जन्म दे देती है बच्चे को। बिल्कुल वही कंसेप्ट है कि 3 महीने में संस्कार बदल जाएगा, और 9 महीने अगर आपने उसको कंटिन्यूशन में कर लिया तो आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द डे वन आप एक दिन से शुरू करें, फिर आप कंटिन्यूशन में करें, धीरे धीरे टाइम स्पेंड बढ़ाएं, तो ये आपको अचीव जरूर आपको हेल्प करेगा आपके गोल तक आपको पहुंचाने के लिए। जी, बहुत अच्छी बात दीदी आपने बोली। और जैसे ही आप ये बोल रही थी तो मैंने बचपन में एक बड़ी अच्छी वरदराज जी की कहानी पढ़ी थी कि वरदराज एक ऐसे बच्चे थे जिनके जो कि बिल्कुल उनको सब मंद बुद्धि कह के चिढ़ाया करते थे। तो एक दिन वो एक कुएं के बगल में बैठे थे और उन्होंने देखा कि कुएं से जब गांव के लोग, वो गांव में रहा करते थे उस जमाने में, और जब गांव के लोग पानी निकाल रहे हैं तो वो रस्सी खींचती है। हर बार रस्सी नीचे जाती है, पानी आती है, रस्सी ऊपर आती है, और वो रस्सी से कुएं का जो दीवार है, कुएं का दीवार पत्थर का था, उस पे निशान पड़ गया। रस्सी जूट की बनी है, कमजोर, उतनी तो कोई मजबूत नहीं है, लेकिन वो एक दीवार जो पत्थर का बना हुआ है उस पे निशान छोड़ रही है। तो उनके दिमाग में यह विचार आया कि अगर एक रस्सी एक दीवार पे, एक पत्थर पे निशान बना सकती है, तो मेरी तो बुद्धि, मानव बुद्धि है, उस पे निशान क्यों नहीं पड़ते। तो उस पे एक बड़ी अच्छा एक उन्होंने श्लोक आया कि, श्लोक नहीं, दोहा कहूंगी कि करत करत अभ्यास ते
जड़मती हो सुजान। सुजान, रसरी आवाज जाते सिल पर परत निशान। एंड अभ्यास करते करते जो मूर्ख है, जो जड़मती है, जिसकी बुद्धि, जैसे रस्सी के आने जाने से पत्थर पे निशान पड़ता है। तो उसके बाद वरदराज जी एक महान विद्वान बने, उन्होंने काफी सारी रचनाएं की। तो यही है कि शायद प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड वुमेन एज वेल। तो ये रूल बड़ा अच्छा फॉलो होता है। और साथ ही साथ एक और पॉइंट आपने जो बात करी कि इंटरेस्ट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अब हम देखते हैं कि हमारे चारों तरफ केवल डॉक्टर इंजीनियर के ही नहीं, हम एक टाइम था केवल लोगों को यही लगता था कि जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं वो या तो डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, सिविल में जाएंगे, सिविल सर्विसेज करेंगे, ये सारी चीजें करेंगे। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। आजकल इतने एवेन्यूज बन चुके हैं और मुझे लगता है कि ये एक अनड्यू प्रेशर बढ़ता है बच्चे पे कि हमें केवल आईआईटी ही करनी है, हमें केवल एनआईटी करनी है, नीट ही करना है, डॉक्टर ही बनना है। why we shouldn't be more open to other avenues जहाँ पे बच्चे का इंटरेस्ट हो। आपने यही बोला कि इंटरेस्ट के साथ अगर हम अपने बच्चे को ग्रो कराते हैं, बी इट एनी सब्जेक्ट, चाहे वो मॉडर्न आर्ट हो, बी इट स्पोर्ट्स हो, उसमें जिसका इंटरेस्ट है शायद वो बच्चा ज्यादा ग्रो करेगा। इस पे दीदी आप क्या इनटेक है आपका? इस बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज में है, हमें ये बहुत ध्यान देना है। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, पेरेंट्स कई बार बच्चों पे वो भी थोपते हैं जो वो करना चाहते थे वो कर नहीं पाए, या और वो सोचती है कि वो अपना सपना बच्चे के जरिए पूरा करें। जो ट्रू मैं ट्रू। समझती हूँ कि ये सही नहीं है, क्योंकि हर बच्चे की कैपेबिलिटी, हर बच्चे का इंटरेस्ट अलग है। तो और बच्चा कोई या आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। आप इस चीज को समझें कि बच्चा जो है ना वो आपकी जिम्मेदारी है, कि बच्चे को आपने डिसाइड किया था जिंदगी में लाने के लिए, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। बच्चे ने नहीं कहा था मुझे लेके आओ, आपने उसको डिसाइड किया कि आपको बच्चा चाहिए, है ना। तो और आप उस बच्चे के अंदर क्या इनकलकेट कर रहे हैं, क्या आप उसे किस तरह से नर्चर कर रहे हैं। हर बच्चे एक फूल है, और फूल खिला हुआ अच्छा लगता है, और करेक्ट। हर फूल अलग तरह की क्वालिटी का है। कोई गुलाब का है ना, कोई दूसरा है, कोई रोजमेरी है। तो हर बच्चे की खूबसूरती अलग है, हर बच्चे की कैपेबिलिटी अलग है, उसका इंटरेस्ट किस चीज में है। देखो आप ये देखोगे, कई बार हम जब बहुत फोर्स करते हैं बच्चे को कि नहीं तुम्हें इंजीनियर ही बनना है, उसका इंटरेस्ट है ही नहीं इस चीज में, तो वो प्रेशर से वो चीज कर तो लेगा, लेकिन उसका इंटरेस्ट अभी भी नहीं है। तो अंदर से जब तक आप खुश नहीं हो उस काम के लिए, तो वो जो अगर आपने अचीव किया भी तो क्या किया। मैं राइट। समझती हूँ कि किसी चीज को अचीव करने के बाद खुश होना नहीं जरूरी, लेकिन खुश होते हुए उस काम को करना, वो आपकी लॉन्जेटिविटी को बढ़ाता है लाइफ में। फिर क्योंकि आप ये सोचते हो कि अच्छा ये मेरी पसंद का काम था ना, मुझे पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, तो बाय हुक और क्रुक अब मुझे इसमें अपनी महारत दिखानी है। फिर वो अपनी जी जान टू द एक्सटेंट उसमें वो करेगा, भले ही उसको कितने चैलेंजेस आए, फिर भी वो उस काम को करना चाहेगा। तो हमें ये समझना है, बच्चों को हम गाइड कर सकते हैं। हम ये समझे हम बच्चों के गाइड हैं, हम उनके कोई मतलब अधिकारी नहीं है। पहले तो ये थॉट अपने मन से निकालें। तो हमारा काम है उन्हें गाइड करना। मैं ये नहीं कहती कि उनका जो इंटरेस्ट है इसमें कुछ नहीं है, आप उन्हें ऑप्शंस दे सकते हैं, आपके पास ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, आप गाइड कीजिए, लेकिन बच्चे का जो इंटरेस्ट है उसमें उसको आगे बढ़ने दीजिए। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि वहीं पे बच्चा ग्रो करे, और हमें तो बच्चे की ग्रोथ ही देखनी है ना। तो ये चीज का हम ध्यान रखें। राइट। और मन की जब बात हम ये करते हैं, जो आज चल ही रहा है कि माइंड ओवर मार्क्स है, तो माइंड से जब बच्चा अगर यस। बिल्कुल संतुष्ट हो जाएगा ना कि पेरेंट्स भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और पेरेंट्स मेरे साथ हैं। सबसे बड़ा क्या होता है कि बच्चों को ये नहीं चाहिए कि पेरेंट्स जो है मेरे साथ बैठे हैं, लेकिन बच्चे चाहते हैं कि पेरेंट्स मेरी बात को सुने और समझें। ये सबसे बड़ा बच्चे का होता है कि बस करेक्ट। पेरेंट्स मेरी बात को समझ लें, इतना ही बहुत है। तो अगर हम ये चीज देखते करेक्ट। हैं, तो मन से अगर बच्चा खुश है, आपके साथ है, मन उसका अगर शक्तिशाली है, तो फिर हर चीज को वो ओवरकम कर सकता है। और इस पर एक स्टोरी है कि पेड़ के नीचे एक आदमी सोया हुआ था। तो वो सोया हुआ था, तो वो बिल था, और बिल में से सांप निकला। सांप ने उसको सिर्फ टच किया, उसे कुछ कहा नहीं, काटा नहीं, टच किया, और जाके वो बिल में चला गया वापस। तो जब वो आदमी एकदम से नींद में हड़बड़ा के उठा, तो उसने देखा, तो अचानक क्या हुआ कि सांप तो अंदर चला गया, लेकिन चूहा बाहर आ गया था अपने बिल से। तो उसको चूहा दिखाई दिया, तो उसने चूहे को डांट दिया कि तेरे को अकल नहीं है, तूने मेरी नींद खराब कर दी है, चल भाग यहाँ से।
चूहा अपने बिल में वापस चला गया। तो चूहे ने जाके ये सोचा कि मैंने तो इसे कुछ कहा भी नहीं, और ये बिना मतलब में इसने मुझे इतनी बातें सुना दी, अब तो मैं इसे जरूर काटूंगा। तो फिर क्या हुआ कि वो आदमी तो सो चुका था, फिर से वो बाहर निकला हाँ। और उसने फिर चूहे ने उसको काट हम्म। लिया। काट के हम्म। चूहा छुप गया। जब वो उठा और उसने देखा कि किसने काटा हम्म। मेरे को, तो उसी समय बिल में से सांप निकला। तो उसने देखा सांप को, और सांप को देखते ही उसके मन में क्या आया कि मुझे तो सांप ने काट लिया, और वो बेहोश होके और वो मर गया। तो क्वेश्चन अब ये है कि उसको एक्चुअल में मारा किसने? उसको सांप ने मारा या चूहे ने हाँ। मारा? क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे आप, बताइए, किसने मारा उसको? एक्चुअली मुझे लगता है कि उस आदमी को उसके डर ने मारा, ना सांप ने मारा ना चूहे ने मारा। बिल्कुल, क्योंकि देखिए अगर हम देखें तो सांप ने तो उसको काटा ही नहीं, और अगर चूहे ने उसको हम्म। काटा होता तो वो तब भी बेहोश होके मर गया होता, पर वो तब नहीं मरा। मर वो गया। कब बेहोश होके हाँ, मरा? जब उसने सांप को देखा। तो एक्चुअल उसने में ना सोचा सांप जब ने उसके मारा। दिमाग में आया। हाँ, उसके मन ने उसको मारा, जो मन में उसके डर पैदा हुआ उसने उसको मारा। तो बच्चे के अंदर ये डर ना हो जाए कि अगर हम्म। मैं ऐसा नहीं कर पाया, या जो मेरे पेरेंट्स का सपना है अगर मैं वो नहीं कर पाया तो मैं क्या, मेरे साथ होगा या मैं क्या करूंगा। तो इतना आप पेरेंट्स ये बनाए रखें कि हम बच्चा चाहे कुछ भी लाइफ में नहीं भी कर पाता, अगर हम उसके साथ खड़े हैं। बच्चे को बस यही हम्म। चाहिए कि पेरेंट्स मेरे हम्म। सपोर्टिव हैं। तो ये हमें पेरेंट्स को भी, मतलब हम्म। बीइंग अ पेरेंट, हमें भी इन चीजों का ध्यान रखना है। और मैं समझती हूँ कि जापानीज में बहुत सुंदर एक टेक्निक है जो मतलब मैं कहती हूँ कि मैंने जो ऐसा सुना है कि वो बहुत नेचुरल और मतलब कि बहुत प्रैक्टिकल कंसेप्ट लेते हैं बच्चों को सिखाने के लिए। हम लोग क्या करते हैं जनरली, हम्म। इंडियन पेरेंट्स होते हैं कि बच्चे को पहले ही प्रोटेक्ट कर लेते हैं, बहुत प्रोटेक्टिव बन जाते हैं अच्छा। कि कोई अगर बच्चा हम्म। गलती करने लगा है तो पहले ही हम उसको पकड़ लेंगे कि नहीं नहीं वहां मत जाओ, हम्म। वहां मत करो। और हम्म। जो हाँ। चाइना में क्या होता है कि वो क्या करते हैं, बच्चे को गलती करके सिखवाते हैं, उसको गलती करने देते हैं ताकि वो सीखे। तो ओके। हमें भी यही करना है कि हम बच्चे को मतलब उसे जिम्मेदारी दें। पहले तो ये सिखाना है कि छोटे छोटे काम की, जैसे बच्चा अगर छोटा है आपका, तो जैसे शू लेसेस बांधना, अपना स्कूल बैग उसने पैक करना, तो बच्चे के अंदर एक जिम्मेदारी का हम्म। भाव आता है कि ये जिम्मेदारी मतलब मेरी है, मुझे करना है। फिर हम्म। उसको क्या है कि हमें इंडिपेंडेंस देनी है कि छोटे हम्म। छोटे काम वो खुद से कर सके। जो छोटे छोटे मोटे काम है कि ये सामान उठा के यहाँ रखना, इस तरह से हम उसको इंडिपेंडेंस दे कि वो भी कुछ कर सकता है ना। तो हर बार हमें ये समझना है कि मुश्किल से बचाना प्यार नहीं होता, वो बच्चे को कमजोर बनाता है। तो करेक्ट। बच्चे को इंडिपेंडेंस देना और हम्म। उसको हमें जिम्मेवारी देना। फिर रूटीन सेट करना। कई बार हम्म। आजकल क्या होता है, तो देखते हैं पेरेंट्स ना बहुत बच्चों को बार बार बोलते रहते हैं तुम पढ़ नहीं रहे, तुम्हारे एग्जाम पास आ गए हैं, तुम पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे। तो वो टेंट्रम्स जो होते हैं ना, हम्म। वो भी बच्चे के ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है। तो बेटर क्या है कि पेरेंट्स हम्म। रूटीन सेट करते हैं हर चीज का, कि इस टाइम पे आपको सोना है, इस टाइम पे उठना है, ये टाइम पे आपका खाना है। हम्म। तो अगर आपने रूटीन बना दिया बच्चे का तो टेंट्रम्स भी कम हो जाएंगे, क्योंकि बच्चे को अब पता है कि ये टाइम मेरा इस काम के लिए। फिर उसको इमोशन समझना सिखाना है कि चलो अगर वो रो रहा है तो हम ये हम्म। नहीं है कि अरे, जैसे आजकल क्या होता है, क्या कहते हैं, अरे लड़के रोते कोई है, क्यों लड़कों में इमोशंस नहीं होते क्या। तो उनको इमोशन समझाना सिखाना है कि ठीक है तुम रो रहे हो, इट मीन्स कि अभी आप अपसेट हो, कुछ बात हुई है तो आप बताओ। तो वो इमोशन को दबाना ना सीखे, बट उसे एक्सप्रेस करना सीखे। नहीं नहीं, और उसको भी बच्चे दर्द को होता डर है। नहीं, उसको डिसिप्लिन सिखाओ कि ये जैसे कोई अगर उसने कुछ कर दिया कि वो डर गया, तो अगर हमने चिल्ला दिया तो हम सोचते हैं कि चिल्लाने से बच्चा डर के काम कर लेगा। डर नहीं उसको, लेकिन हम्म। डिसिप्लिन सिखाना है कि अगर पानी गिर गया उससे तो बच्चा खुद साफ करेगा। आजकल इंडियन पेरेंट्स क्या होता है कि बच्चे ने कर दिया, अच्छा अच्छा पीछे हम्म। हट जाओ, कोई बात नहीं मैं कर दूंगा। नहीं, गलती उसने करी है ना, तो उसको सही करना भी सिखाना है कि आप ही हम्म। सही करोगे, ताकि कल को लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम आए, अगर उससे कुछ गलत हो भी गया हम्म। तो उससे बाहर कैसे निकलना है, हम्म। उसके लिए वो रास्ते ढूंढे। बल्कि आपका मुंह ना दिखे कि अच्छा मैं मम्मी को कॉल करके पूछता हूँ, नहीं, उसे खुद भी आना चाहिए सॉल्व करना। तो इसलिए हमें ये समझना है कि बच्चों को परफेक्ट बनाने के ऊपर ना करें, लेकिन उनको कैपेबल बनाने के ऊपर जोर डालें। जी। हम्म। हम्म। बिल्कुल, बहुत अच्छी से आपने दीदी इस पॉइंट को समझाया कि रोना इज़ नॉट, लड़के भी रोते हैं और वो मैंने अभी जैसे कहा कि मर्द को भी दर्द होता है, तो उनके लिए भी इमोशंस वैसे ही फ़ील होती है जैसे लड़कियों के लिए होती हैं। तो कभी ये तो जेंडर बायसनेस नहीं करना चाहिए। सेकंड
सेकेंड थिंग दीदी जो मुझे लगता है इम्पोर्टेंट एज अ पेरेंट्स, कंपटीशन नहीं करना चाहिए। जैसे यूजुअली हम कहते हैं उसके बच्चे नहीं है क्या वो भी करना है, शमी का बेटा, तो बेटर है कि आप किसी चीज में फ्लश हो सकता है, किसी में ग्रो कर सकता है, उस एस्पेक्ट्स को ढूंढना एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है कि अगर हम वो सारे एस्पेक्ट्स ढूंढ के ला पाए कि हाँ मेरा बच्चा ये चीजें अच्छा करता है, तो हमें उसको उस तरफ ग्रोथ करवाने की कोशिश करनी चाहिए। सेकेंड थिंग दीदी जो मुझे लगता है कि हमारा जो सिस्टम है, चाहे स्टेट बोर्ड्स, सब जगह जो पढ़ाई है वो बहुत ज्यादा किताबी है। ये मुझे थोड़ा अपना पर्सनल ओपिनियन लगता है कि हम व्यवहारिक शिक्षा पे ना जाके हम बहुत ज्यादा वी आर मोर बुकिश रादर देन मोर प्रैक्टिकल। तो कहीं ना कहीं जब स्कूल में नहीं है तो हमें उसको व्यवहारिक शिक्षा जैसे छोटे छोटे काम सिखाना, या कुछ ऐसी चीजें होना कि घर में कोई छोटा सा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको फिक्स करने के लिए हमें क्या सॉल्यूशंस होने चाहिए, वो बच्चे अगर अपनी तरफ से लाएं तो इस तरह से हम उनकी प्रैक्टिकल जो एजुकेशन है उस पे हम फोकस कर सकते हैं। और एक और पॉइंट जो मुझे लगता है कि पॉजिटिव अप्रोच, जब भी बच्चा कुछ भी करके आ रहा है गलत या सही, क्योंकि अभी वो उनकी लर्निंग सीखने की है, सीखने की उम्र चल रही होती है, तो हमें उसको होल हार्टेडली पॉजिटिवली एक्सेप्ट करना चाहिए। हम डांटना शुरू कर देते हैं बीइंग ए मॉम और बीइंग ए पेरेंट्स की ऐसा कैसे कर दिया, कुछ चीज टूट गई या कुछ चीज खो के आ गया, बट वो पहले तो एक गुस्सा निकलता है, बट बाद में समझ में आता है कि वहां हमें उसको उसकी गलतियों को खुले मन से स्वीकार करना चाहिए। अदरवाइज शायद अब बचपन से ही बच्चे एक शाय नेचर में अपने शेल में डेवलप होते हैं कि वो सारी चीजें शेयर करने से संकोच करते हैं, और दे आर मोर हेजिटेंट टू शेयर देयर व्यूज, देयर ओपिनियंस, देयर फीलिंग्स विद देयर पेरेंट्स। तो वहां पे पेरेंट्स को और ज्यादा उदार होने की जरूरत है। इस विषय पे दीदी क्या आपका इनटेक होगा? ज्यादा फोकस किया जाता है, ठीक है वो स्कूल का पार्ट है, बट बीइंग अ पेरेंट हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी और हमारा क्या पार्ट है। हम हमेशा दूसरों को ही टारगेट करते हैं, लेकिन हम कभी उंगली अपने ऊपर नहीं उठाते। ठीक है स्कूल में बच्चा जाके सीख रहा है, वो कैडरीज पढ़ रहा है, लेकिन मैं उसको क्या सिखा रही हूँ, मैंने उसको कैसा बनाया है एज अ ह्यूमन, क्या मैंने उसके अंदर क्वालिटीज इनकलकेट की हैं। बच्चे ने गलती की, आपने कहा गलती की, लेकिन हम जब उसे डांट देते हैं तो बच्चा ना अगली बार गलती तो कर देगा, लेकिन फिर वो कहने से डरेगा कि पता मैं कहूंगा तो डांट पड़ेगी। तो वही जो हमने कहा कि बच्चा चाहता है कि उसको सुना जाए ताकि वो अपनी फीलिंग्स को सप्रेस ना करे बट एक्सप्रेस कर सके। और हमें ये समझना है खुद भी कि गिरना गलत नहीं है, बट गिरे रहना गलत है। गिरेगा बच्चा बट गिरा रहे वो गलत है। हमें उसको यही तो सिखाना है कि बच्चे कोई बात नहीं, आपसे गलती होगी, पर उन गलतियों से सीख के खड़े होना है। फिर से आप गिरे रहोगे, अरे मुझसे हो गया, अब तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, मैं बिल्कुल कैपेबल नहीं हूँ, कई बार ये फीलिंग आती है, गिव अप कर देता है बच्चा। तो आप उसकी हिम्मत बनो ना, तो आप ये सिखाओगे कि देखो हम भी अगर देखें तो पेरेंट्स भी परफेक्ट नहीं है, कोई परफेक्ट पेरेंट्स की डेफिनेशन नहीं है। नोबडी इज परफेक्ट, पेरेंट्स आर आल्सो लर्निंग। क्या आप पहले कभी पेरेंट बने हो? आप भी तो पहली बार पेरेंट बने हो ना अपने बच्चे के, तो सीख रहे हो, आप भी इन द प्रोसेस हो। तो आप सोच रहे हो कि बच्चा परफेक्ट बन जाएगा, क्या आप परफेक्ट पेरेंट बन पाए? क्वेश्चन खुद से भी तो किया जाना चाहिए ना। तो आप बच्चे से कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो? तो आप भी लर्निंग फेज पे हो, बच्चा भी लर्निंग फेज पे है, आप भी गलतियों से सीख कर आए हो, बच्चा भी करेगा, बच्चा भी गलतियां करेगा। तो उसको सिखाओ कि इस गलती से आपने क्या सीखा और अब आप आगे कैसे बढ़ोगे। तो गलती करना बहुत जरूरी है। मैं तो ये कहती हूँ कि ऐसा मत बनाओ बच्चों को कि गलती ना करे। जरूरी है कि ताकि अपनी गलतियों से सीख कर आगे बढ़े, लेकिन गिव अप ना करे। एग्जैक्टली दीदी, बहुत अच्छा आपने बोला कि हमारे देयर इज नो पेरेंटिंग रूल बुक, उसका कोई पेरेंटिंग का रूल बुक नहीं होता, एंड एवरी चाइल्ड हैज अ डिफरेंट पेरेंटिंग।
रूल्स, तो वो कहीं आपका कुछ फॉलो होता है, कहीं कुछ नहीं। तो इट्स अ हिट एंड ट्रायल मेथड है, जहाँ पे जो फॉलो हो जाए और जिससे जो बच्चा अच्छे से बन जाए, अच्छा बच्चा एक अच्छा नागरिक बन पाए, वो इम्पोर्टेंट रोल होता है। मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करूंगी कि जो दर्शक हमारे साथ फेसबुक से और जुड़े हुए हैं और यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, अगर उनके कोई सवाल है वो निश्चित रूप से हमें कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। और इतने अच्छा अच्छा टॉपिक चल रहा है, और बीइंग ए पेरेंट्स मुझे लगता है हम और ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं इन चीजों के साथ कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, स्पेशली माइंड ओवर मार्क्स की जब हम बात करते हैं। तो क्योंकि सीजन ही है एग्जाम का, और सारे सारे पेरेंट्स के ऊपर वो एग्जाम का भूत अभी सवार है। सो सबके लिए एक सेम सिचुएशन ही चल रही है, जहाँ पे हम बच्चों को प्रेशर दे रहे हैं कि थोड़ा और, भले ही वो थोड़े और में बच्चे के ऊपर कितना प्रेशर पड़ रहा है, वो हम उनके खेलने का टाइम भी कई बार सब साइड कर देते हैं, कटेल कर देते हैं कि नहीं अब एग्जाम आ रहा है, यू हैव टू स्टडी मोर। तो जो दीदी आपने एक बोला डिसिप्लिन होना चाहिए, पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, इसके साथ क्या हम व्हाट वुड यू थिंक कि मार्क्स तो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते ही हैं, हमारा जो एज अ पेरेंट्स हमें कितना ज्यादा रेस्ट्रिक्ट रहना चाहिए, स्ट्रिक्ट रहना चाहिए, और एक बहुत ही एक फ्लेक्सिबल पेरेंट्स की भूमिका अदा करनी चाहिए बच्चे की लाइफ में। स्ट्रिक्ट होना गलत नहीं है, लेकिन स्ट्रिक्टनेस के साथ वो प्यार भी होना बहुत ज़रूरी है। मतलब एक बैलेंस होना चाहिए। मैं ये समझती हूँ कि अगर हम बात करें परफेक्शन की, तो मैं नहीं समझती परफेक्शन की कोई डेफिनेशन है, बट ठीक है कि हमें फ्लेक्सिबल हों कि हम बच्चों को प्यार भी दें, स्ट्रिक्टनेस भी रखें, ताकि बच्चा मर्यादा में रहना सीखे। क्योंकि अगर हम स्ट्रिक्ट नहीं होंगे ना, सिर्फ प्यार ही प्यार देंगे, तो वो बच्चा भी बिगड़ जाता है कि अरे अब तो मुझे कुछ कहना ही नहीं है, करेक्ट। मम्मी पापा तो मुझे कुछ कहते ही नहीं है। तो बैलेंस होना बहुत जरूरी है लाइफ में। और ये जो ब्रह्मा कुमारीज में जो हम मेडिटेशन भी सीखते हैं ना, वो भी हमें बैलेंस करना सिखाता है। ऐसा नहीं है कि हमें मतलब दुनिया से ही कट जाना है, या हम बैलेंस सीखते हैं हम घर में, और हमें बाहर भी कैसे एडजस्ट करना है। तो इट्स ऑल अबाउट द बैलेंसिंग इन लाइफ। और हमें कितनी चीजें हम मतलब अपने ही लाइफ से लेसन हम लेके सीखते हैं। अगर मैं एग्जाम्स का भी पैटर्न देखूं बच्चों के लिए, कि जैसे अलग अलग पीरियड होते थे, जैसे अब हम बात कर रहे हैं ना कि किस तरह से बच्चों का हम फोकस बढ़ा सकते हैं, कि वो एग्जाम्स या मार्क्स जो वो ला रहा है, तो क्योंकि मार्क्स तो हमने बात की कि मार्क्स डज मैटर, मतलब है मार्क्स भी, लेकिन किस तरह से हम उसके लिए क्या हेल्प कर सकते हैं। तो हम अपने लाइफ के कुछ ऐसी चीजों से ही सीखें, कि जैसे अगर हम ये देखें कि अगर हम जिस काम को करने बैठे हैं ना, उसी काम पे हम पूरी तरह फोकस करें। जैसे आजकल बहुत टर्म एक यूज होती है, मल्टीटास्किंग। तो करेक्ट। मल्टीटास्किंग जो होता है ना, वो आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करता है, ऐसा मुझे फील होता है। क्योंकि आप सपोज कोई एक काम कर रहे हो, और एकदम से आपने कोई दूसरा काम शुरू कर दिया, या आप एक काम करते हुए किसी दूसरे काम का थॉट आ गया, तो आपका माइंड हाँ। डिस्ट्रैक्ट हो गया। तो ट्रू ट्रू। मल्टीटास्किंग नहीं, बट मोनोटास्किंग होना, कि एक समय पे एक ही काम। आप देखो ना, स्कूल में पीरियड्स होते थे, तो इंग्लिश का हाँ। पीरियड अलग, हिंदी का अलग। ऐसा तो नहीं था ना कि एक ही पीरियड में आके इंग्लिश की टीचर भी बोल रही है, हिंदी की टीचर भी बोल रही है। तो नहीं हर नहीं। चीज का एक अलग बनाया हुआ था, कि आप रिसेस है तो रिसेस में आपको लंच ही करना है, और अगर आपका हिंदी का है तो आपको हिंदी की ही बुक खोलनी है, और हिंदी की टीचर ही पढ़ाएगी। तो मुझे मोनोटास्किंग करनी है, मुझे एक समय पे एक ही काम करना है। फिर आप देखो कि क्वेश्चन पेपर, जो हमने बेबी स्टेप्स की बात करी, तो क्वेश्चन पेपर से हम कैसे सीखते हैं। आप देखोगे क्वेश्चन पेपर का पैटर्न होता है, पहले 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, 2 मार्क्स का, फिर 4 का, फिर 6 का। और कितना अच्छा लेसन है लाइफ का भी, कि आप देखो, आप जब छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, 2-2 नंबर के, वो इजी होते हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस आता है कि अरे ये तो मैं तो बहुत छोटे हैं, मैं तो आसानी से कर लिया। तो 4 का आएगा, फिर एक आपका लेवल अप होगा, फिर जब आप उसको भी सॉल्व कर लोगे, तब आपको टफेस्ट आएगा, वो 6 मार्क्स का आएगा। लेकिन जब आपके अंदर वो 2 नंबर वाला कॉन्फिडेंस आ गया ना, कि ये मैंने कर लिया, तो वो आपको बूस्टअप आगे भी करता है कि करूंगी। 4 और 6 का भी मैं कर लूंगा। तो यही करेक्ट। सेम लाइफ में भी है, कि मैं छोटी छोटी चीजें जब करता हूँ ना, तो फिर मुझे बड़ी चीजों में भी मैं घबराऊंगा नहीं। इसलिए तो हमारे पहले टेस्ट होते हैं, टेस्ट के बाद तो हमारे एग्जाम्स आते हैं। तो टेस्ट आपको पहले आपकी चेकिंग कर रहे हैं कि आप जो पढ़ रहे हो, क्या आप सही ट्रैक पे जा रहे हो, और फिर आपका एग्जाम आएगा फाइनल। तो हमें भी इन चीजों से सीखना है, कि जो पैटर्न बने हुए हैं ना, बहुत सुंदर बने हुए हैं, तो उनसे हम क्या सीख रहे हैं। जी। वेरी वेल सेड। मतलब पहले आप एमसीक्यूज
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ट्राई करिए। उसके बाद जीवन के बड़े-बड़े जो प्रश्न हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए। बहुत ही सुंदर व्याख्या करी दीदी आपने इस माइंड ओवर मार्क्स के टॉपिक की। एंड पर्सनली व्हाट आई फील कि वी शुड what I feel that being a parents we should be more empathetic, more काइंड टूवर्ड्स आवर चिल्ड्रन, क्योंकि लाइफ में अल्टीमेटली बहुत स्ट्रेस, बहुत प्रकार की जिम्मेदारियां और तमाम तरीके की मुश्किलें, उलझने, अड़चने आगे आती हैं। तो बेटर है जब उनका बचपन है जो चल रहा है, क्यों ना उनको पूरी तरीके से उनके बचपन को जीना चाहिए, ना कि उनके माइंड को मार्क्स के कॉम्प्लेक्सिटीज में फंस के उस मकड़ जाल में फंस की अति सर्वत्र वर्जिए कहा ही जाता है। तो बहुत ज्यादा अति ना करके जितना बच्चा कर पा रहा है उसको मोटिवेट करके ही हम शायद इस माइंड ओवर मार्क्स के जो चक्रव्यूह है उसको हम पार कर सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी दीदी। और दीदी समय तो हमारे पास एक्चुअली टॉपिक ही इतने खूबसूरत होते हैं कि समय का हमेशा मुझे लगता है टाइम क्रंच, आई ऑलवेज फील कि टाइम क्रंच, और ये लंबे लंबे डिस्कशन इतने प्यारे और इतने इंटरेस्टिंग होते हैं कि मैं कुछ बोल रही हूँ, आपकी तरफ से इतने अच्छे इनपुट्स आते हैं कि लगता है कि ये डिस्कशन चलता रहे। बट जैसे ही समय का हमारे पास एक समयाभाव होता है, समय की समय सीमा होती है। लेकिन आप जब बीके दीदी आते हैं तो बिना मेडिटेशन के हम दीदी को जाने नहीं दे सकते हैं। वो हमारे लिए पावर बूस्टर का काम करते हैं, पावर पैक होता है, और वो जो एनर्जी आती है 5 मिनट 7 मिनट के मेडिटेशन से, वो हमें वो एनर्जी देती है, वो ऊर्जा देती है हम सभी दर्शकों को, कि हम अपने आगे आने वाले तमाम प्रकार की मुश्किलों का आसानी से सामना कर पाते हैं। दीदी आपसे भी अनुरोध है कि एक बार अगर आप हमें मेडिटेशन कराएं, हमें थोड़ी सी इसका अनुभव कराएं। जी बिल्कुल। तो एक इसी सुंदर नोट पे हम इसको भी विराम यहाँ पे देते हैं कि एक हम जो पेरेंट्स एफर्ट कर सकते हैं बच्चों के लिए, वो ये कि बच्चों के लिए ना सोने से पहले और जस्ट उठने के बाद हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। जैसे आपने कहा कि मार्क्स जरूरी है, प्रेशर भी है, तो हमें क्या करना है, एक विजन क्रिएट करना है बच्चों के लिए। अगर बच्चे छोटे हैं तो हम कर सकते हैं, बच्चे बड़े हैं तो हम उनको बता सकते हैं। क्योंकि अभी मुझे जस्ट एक एग्जांपल याद आया कि एक बच्चे को नीट का एग्जाम देना था और 1 महीने पहले उसको इतनी एंजाइटी हुई, तैयारी उसकी अच्छे से थी, लेकिन इतनी एंजाइटी हुई कि उसको मतलब कि हाथ में शिवरिंग शुरू हो गई, मतलब ये हाथ कांपने लगा लिटरली। तो उसका मतलब ट्रीटमेंट भी चला, बट उसको फिर कुछ ऐसी अफर्मेशंस भी दी गई ताकि उसने उस 1 महीने में उसने उस अफर्मेशंस को किया। और ये 2 टाइम हमारे बहुत बेस्ट होते हैं, क्योंकि आप जो भी संकल्प जो दोहरा रहे हो ना, जो माइंड को फीड कर रहे हो, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है। तो 2 टाइम आपको बताई हैं, एक सोने से पहले का, एक जस्ट उठने के बाद, और इन बिटवीन आप जब पानी पीते हैं या आप खाना खाते हैं तो भी आप कंज्यूम करते हैं, उस समय भी आप कर सकते हैं। लेकिन पेरेंट्स अगर हैं तो वो रात के टाइम या मॉर्निंग, जैसे अगर अमृत वेला या जब भी आप उठते हैं, उठते साथ ही आप ये अफर्मेशंस बोलें, जो भी हम प्रैक्टिस करेंगे अभी मेडिटेशन में, वो आप बच्चों के लिए ले सकते हैं। और ये करें और आप देखें कि बच्चों में बहुत चेंज आएगा। और कभी भी ऐसे इस तरह से ना करें अफर्मेशंस की मेरे बच्चे के इतने एग्जाम परसेंटेज मार्क्स आने चाहिए। हमें ऑलरेडी ही चीज क्रिएट करनी है कि आ चुके हैं, क्योंकि लाइफ में चीज 2 बारी होती है, एक तो माइंड में होती है और एक रियलिटी में होती है। तो हमें पहले माइंड में क्रिएट कर लेना है उस रियलिटी को, और माइंड में जी लेना है अच्छे से, तो वो रियलिटी में भी फिर हो ही जाएगा, है ना। तो फिर हम मेडिटेशन की ओर बढ़ते हैं और उसमें संकल्प लेते हैं जो लेने हैं। ठीक है जी। तो सभी स्थिर होके बैठे, एकदम शांत, और अपना ध्यान फोरहेड पे, भ्रुकुटी के बीच में करें। मैं एक पॉइंट ऑफ लाइट, चमकता सितारा हूं। मैं एक दिव्य आत्मा हूं। परमात्मा की पवित्रता की किरणें
मेरे ऊपर पड़ रही हैं। मैं अपने मन की मालिक हूँ। मैं अपने मन को जो भी संकल्प देती हूँ, मेरा मन उसको मानता है। एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं निश्चिंत हूँ। एकाग्रता शक्ति श्रेष्ठ है। मैं अपनी क्षमता से अधिक पढ़ता हूँ। इस साल का एग्जाम एक बहुत ही स्मूथ और सुंदर एक्सपीरियंस है। I have achieved 90% marks. I am the best. परमात्मा का सुरक्षा कवच मेरे चारों तरफ। परमात्मा से मिली प्यार पवित्रता की किरणें होती हुई पूरे संसार को मिल रही हैं। हर आत्मा शांति। ओम शांति। ओम शांति। बहुत ही अच्छा मेडिटेशन का सेशन था दीदी। जनरली मैं मेडिटेशन के बाद बहुत ज़्यादा बात करना अच्छा नहीं लगता, नहीं मैं बोलूँगी। मुझे लगता है वो एनर्जी अपने साथ रखनी चाहिए। बोल के वो कहीं न कहीं रिड्यूस होती है, ड्रेन होती है। लेकिन बड़ा अच्छा आज लगा, आज जो हमने डिस्कशन किया, इट्स अ वेरी फ्रूटफुल डिस्कशन। और मुझे लगता है जितने दर्शक हमारे साथ आज जुड़े हैं और जो भी इत्तेफाक रख रहे होंगे निश्चित रूप से कि आज आपने जो सारी बातें बताई दीदी, वो निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी हम सारे पेरेंट्स को, एज अ पेरेंट्स, और हम बच्चों में भी कोशिश करेंगे कि वो सारी चीज़ें डिस्कस करें उनके साथ जो आज आपने हमें समझाई सिखाई। और थैंक यू फॉर बीइंग विद अस आज के लिए। दीदी कुछ आपके कंक्लूडिंग विचार अगर आप अपने हमारे साथ शेयर करना चाहें।
बात तो बहुत सुंदर है कि सदा खुश रहो। आपका खुश जी रहना ही आपके लिए और आपके परिवार के लिए, आपके बच्चे के लिए ही एक खुशी का साधन बन जाएगा। तो बस आप खुश रहें। मैं ये नहीं कहती कि आप मार्क्स को लेके ही अचीव करने के बाद खुश हो, बट खुश होकर हर काम करें और सबको बहुत प्यार करें। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच रितिका दीदी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। पिंकिश की तरफ से, पिंक टॉक की तरफ से मैं अनुपमा आपको धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। ब्रह्म कुमारी जो हमारी संस्था है, जो पिंकिश के साथ इतने दिनों से जुड़ी हुई है, उनको भी धन्यवाद ज्ञापित कर रही हूँ। हम पिंक टॉक के सेशन इतने साल से आ रहे हैं, दर्शकों के, तभी आप सबके सामने हाजिर हो सकते हैं, हो पाते हैं। तो इसी के साथ मैं आज के सेशन को समाप्त करूंगी। सारे दर्शक बहुत अच्छे रहिए, बहुत खुश रहिए, बच्चों को प्यार दीजिए, उनको दिशा दीजिए। वो कल हमारे देश का, हमारे भविष्य के कर्णधार होंगे, तो उनका उनका साथ दीजिए, उनका साथ निभाइए। और अगले टॉपिक में अगले हफ्ते मैं फिर से आप सबसे मिलूंगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और प्रसन्न रहिए। ओम शांति। धन्यवाद।